आज हम हॉलीवुड की मशहूर तरीन हॉरर एक्शन फ्रेंचाइज के सबसे खौफनाक हिस्से द फर्स्ट पर्च की कहानी बयान करने जा रहे हैं। कहानी का आगाज एक ऐसे अमेरिका से होता है जो अंदरूनी तौर पर टूट चुका है। मुल्क की मईशत दम तोड़ रही है, बेरोजगारी अपने उरूज पर है और जराइम की शरह इतनी बढ़ चुकी है कि पुलिस बेबस नजर आती है। इस अफरा तफरी के आलम में एक नई सियासी ताकत उभरती है जिसे न्यू फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है। ये पार्टी रिवायती सियासत से हटकर एक ऐसा नजरिया पेश करती है जो सुनने में जितना अजीब है, हकीकत में इतना ही भयानक है। उनका मानना है कि इंसान के अंदर फितरी तौर पर तशद्दुद मौजूद होता है और अगर उसे एक खास वक्त पर बाहर ना निकाला जाए तो वो पूरे मुआशरे को तबाह कर देता है। इस नजरिए को अमली जामा पहनाने के लिए डॉक्टर मे अपरडील, जो एक माहिर नफ्सियात हैं, एक सोशल एक्सपेरिमेंट डिजाइन करती हैं। इस तजर्बे को द पर्च का नाम दिया जाता है। मंसूबा ये है कि साल की एक रात मुसलसल 12 घंटों के लिए तमाम कवानीन मुअत्तर कर दिए जाएंगे। हुकूमत का दावा है कि इस एक रात के तशद्दुद से बाकी पूरा साल पुरम गुजरेगा, लेकिन हकीकत में उनका मकसद कुछ और ही है। स्टेन आइलैंड का इंतखाब और नाइया का किरदार इस पहले तजर्बे के लिए न्यूयॉर्क के एक मखसूस जजीरे स्टेन आइलैंड का इंतखाब किया जाता है। ये जजीरा ज्यादातर गरीब और अकलियती तबके पर मुश्तमिल है, जिससे हुकूमत की बदनीयती साफ जाहिर होती है। हुकूमत ऐलान करती है कि जो लोग इस रात जजीरे पर कयाम करेंगे उन्हें $5000 दिए जाएंगे और जो लोग इस तशद्दुद में फाल हिस्सा लेंगे उन्हें मजीद माली इनामात मिलेंगे। जजीरे के गरीब लोग जो 2 वक्त की रोटी को तरसते हैं इस जानलेवा लालच में फंसने लगते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात नाइया से होती है। नाइया एक समाजी कारकुन है जो इस कानून के खिलाफ गली गली जाकर लोगों को आगाह कर रही है। वो जानती है कि ये तजुर्बा गरीबों को एक दूसरे के हाथों मरवाने की साजिश है। नाइया का एक छोटा भाई है आइजिया। आइजिया एक मेहनती लड़का है, लेकिन वो गुर्बत और अपने मोहल्ले के हालात से तंग है। एक दिन उसका सामना स्किल्टर नामी एक नफ्सियाती कातिल से होता है जो उसे जख्मी कर देता है। आइजिया के अंदर बदले की आग भड़क उठती है और वो अपनी बहन से छुपकर पर्च में शामिल होने का फैसला कर लेता है ताकि वो स्किल्टर को मार सके और इनाम की रकम से अपनी बहन की जिंदगी बदल सके। दूसरी तरफ डिमिट्री है जो इस इलाके का सबसे बड़ा ड्रग डीलर और गैंग लीडर है। डिमिट्री का अपना एक कानून है। वो तशद्दुद पसंद जरूर है, लेकिन वो अपने लोगों और अपने इलाके से वफादार है। जब उसे पता चलता है कि हुकूमत इसके इलाके में ये खूनी खेल खेलने जा रही है तो वो इसे अपने कारोबार और अपनी ताकत के लिए खतरा समझता है। वो अपने साथियों को हुक्म देता है कि वो किसी भी किस्म के तशद्दुद में हिस्सा ना लें और सिर्फ अपने दिफा पर तवज्जो दें, क्योंकि वो जानता है कि इस रात जो कुछ भी होगा वो उनके हक में बेहतर नहीं होगा। शाम के 7 बजते ही पूरे जजीरे पर वो मखसूस और हैबतनाक सायरन गूंज उठता है जो इस बात का ऐलान होता है कि अगले 12 घंटों के लिए अब कोई कानून बाकी नहीं रहा। NFFA के एहलकार एक महफूज हेडक्वार्टर में बैठे मॉनिटर्स के जरिए पूरे जजीरे की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने जजीरे के लोगों को खास किस्म के कॉन्टेक्ट लेंस भी दिए हैं जो न सिर्फ उनकी हरकत को रिकॉर्ड कर रहे हैं बल्कि उनकी आंखों को एक अजीब सी नीली चमक भी दे रहे हैं, जिससे पूरा माहौल किसी ड्राउनी फिल्म का मंजर पेश करने लगता है। शुरू के चंद घंटों में वो नहीं होता जिसकी हुकूमत को तवक्को थी। लोग सड़कों पर निकलते तो हैं, लेकिन वो एक दूसरे को कत्ल करने के बजाय बड़ी बड़ी पर्च पार्टियां मनाने लगते हैं। कुछ लोग म्यूजिक चलाकर रक्स कर रहे हैं, कुछ छोटी मोटी लूट मार कर रहे हैं और कुछ सिर्फ खौफ के मारे अपने घरों में दब के बैठे हैं। हुकूमत के लिए ये एक नाकामी है, क्योंकि उनका मकसद ये दिखाना था कि इंसान फितरी तौर पर वहशी है और वो मौका मिलते ही एक दूसरे का गला काट देगा। डॉक्टर मे अपरटेल अपने मॉनिटर्स पर यह सब देखकर हैरान है कि लोग तशद्दुद के बजाय समाजी मेल जोल को तरजीह दे रहे हैं। इसी दौरान नाइया का भाई आइजिया, जिसके दिल में स्केल्टर के खिलाफ नफरत की आग लगी है, एक बंदूक लेकर सड़कों पर निकल आता है। वो स्केल्टर को ढूंढ रहा है ताकि इस तजलील का बदला ले सके जो उसे चंद दिन पहले सहनी पड़ी थी। नाइया, जो एक मकामी चर्च में अपने दोस्तों के साथ पनाह लिए हुए है, अचानक महसूस करती है कि आइजिया घर पर नहीं है।
वो उसे ढूंढने के लिए इस खौफनाक रात में बाहर निकलने का फैसला करती है। इसे रास्ते में कई ऐसे मनाजिर नजर आते हैं जो इंसानियत का दिल दहला देते हैं, जैसे कि स्केल्टर जो एक नफ्सियाती मरीज है, वो लोगों को बेदर्दी से निशाना बनाना शुरू कर देता है क्योंकि इसके लिए ये रात एक तोहफा है। आइजिया को स्केल्टर मिल तो जाता है, लेकिन जब वो उसे गोली मारने लगता है तो उसे एहसास होता है कि वो कोई कातिल नहीं है। वो स्केल्टर को मारने की हिम्मत नहीं कर पाता और उल्टा स्केल्टर उस पर हमला कर देता है। ठीक इसी वक्त नाया वहां पहुंच जाती है और अपने भाई को बचाकर एक महफूज इमारत की तरफ भागती है। जब रात के 3 बज जाते हैं और तशद्दुद की शरह अभी भी हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं बढ़ती, तो NFFA के सदर और उनके मुशीर एक इंतहाई खौफनाक कदम उठाने का फैसला करते हैं। वो नहीं चाहते कि ये तजर्बा नाकाम हो। वो खामोशी से पेशावर कराए के कातिलों, गैर मुल्की सिपाहियों और तरबियत याफ्ता गंडों की टोलियों को जजीरे पर भेज देते हैं। ये सिपाही नकाब पहने हुए हैं और जदीद तरीन हथियारों से लैस हैं। वो आम शहरियों की तरह नजर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हमले इंतहाई मुनज़्ज़म और बेरहम हैं। वो गरीब बस्तियों, अपार्टमेंट्स और हत्ता के चर्च जैसी पनाहगाहों पर धावा बोल देते हैं, जहां लोग ये समझकर छुपे हुए थे कि वो महफूज हैं। ये मौत के सौदागर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और लाशों के ढेर लगा देते हैं। डॉक्टर मे अपर्डेल को जब एहसास होता है कि हुकूमत खुद इस कत्लेआम में मुलव्विस है और उसके समाजी तजर्बे को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो एहतजाज करती है, लेकिन उसे खामोश कर दिया जाता है। डिमिट्री अपने अड्डे पर बैठा मॉनिटर्स के जरिए अपने मोहल्ले की सूरत हाल देख रहा है। उसे पहले तो लगता है कि ये सब मकामी लोग कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही वो भाप लेता है कि हमलावर आम लोग नहीं बल्कि तरबियत याफ्ता फौजी हैं। उसे एहसास होता है कि हुकूमत इसके पूरे मोहल्ले को सफ़ाए हस्ती से मिटाना चाहती है। डिमिट्री, जो अब तक खामोश तमाशाई बना हुआ था, गुस्से से भर जाता है। वो अपने साथियों को इकट्ठा करता है और कहता है, ये हमारी जमीन है और हम इसे इन शिकारियों के हवाले नहीं करेंगे। डिमिट्री अपने गैंग को मुसल्लह करता है और एक ऐसी जंग की तैयारी करता है जो परच के कानून के लिए नहीं बल्कि अपनी बका के लिए है। वो जानता है कि अब मुकाबला बराबर का है। एक तरफ हुकूमत के कराए के कातिल हैं और दूसरी तरफ वो लोग जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। नाया और आइजिया भागते हुए अपनी पुरानी अपार्टमेंट बिल्डिंग में पनाह लेते हैं, जहां मोहल्ले के दूसरे गरीब खानदान भी डरे सहमे छुपे हुए हैं। उन्हें लगता है कि कंक्रीट की ये दीवारें उन्हें बचा लेंगी, लेकिन वो गलत थे। हुकूमत के भेजे हुए कराए के कातिल, जो कि अब क्लो क्लैक्स क्लान के लिबास और दीगर खौफनाक मास्क पहने हुए हैं, इस बिल्डिंग का मुहासरा कर लेते हैं। ये कोई आम गंडे नहीं थे, बल्कि ड्रोन्स और जदीद तरीन थर्मल कैमरों से लैस सिपाही थे। अंधेरे अपार्टमेंट की राहदारियों में गोलियों की तरतलाहट गूंजने लगती है। सिपाही एक एक कमरे की तलाशी लेते हुए मासूम लोगों को बाहर निकालकर कत्ल कर रहे हैं। नाया अपने भाई और कुछ पड़ोसियों के साथ एक कमरे में महसूर हो जाती है। वो जानती है कि उनके पास मुकाबला करने के लिए कुछ नहीं है। मौत उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही होती है और सिपाही दरवाजा तोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं कि अचानक सीढ़ियों से फायरिंग की आवाजें आती हैं। डिमिट्री अपने बेहतरीन जमजुओं के साथ बिल्डिंग में दाखिल होता है। उसका अंदाज किसी हीरो जैसा नहीं बल्कि एक मुझे हुए जंगजू जैसा है। वो जानता है कि ये सिपाही जदीद हथियारों से लैस हैं, लेकिन डिमिट्री के पास होम ग्राउंड का फायदा है। वो बिल्डिंग के कोने कोने से वाकिफ है। डिमिट्री की टीम और सरकारी फौजियों के दरमियान एक खूनी झड़प शुरू होती है। एक खास मंजर में डिमिट्री अकेला एक ऐसी राहदारी में फंस जाता है जहां 2 तरबियत याफ्ता सिपाही उस पर फायर खोल देते हैं। वो अपनी चुस्ती और गुस्से का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को ढेर करता है, जिससे साबित होता है कि जब एक इंसान अपनी जमीन और अपने लोगों के लिए लड़ता है तो वो दुनिया की किसी भी ट्रेंड फौज से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। NFFA के कंट्रोल रूम में बैठे सियासतदान ये देखकर बौखला जाते हैं कि एक मामूली सा ड्रग डीलर उनकी पूरी ऑपरेशनल टीम को शिकस्त दे रहा है। वो मजीद कुमत भेजने का हुक्म देते हैं। जैसे ही आखिरी सिपाही मारा जाता है, दूर तहीं से सुबह का सायरन गूंज उठता है। 12 घंटे खत्म हो गए। द फर्स्ट प्रेच का वक्त मुकम्मल हो चुका है। सूरज तुलू होता है और रोशनी स्टैन आइलैंड की उन सड़कों पर पड़ती है जो लाशों और खून से भरी हुई हैं। नाया, आइजिया और डिमिट्री बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं।
वो जिंदा तो हैं, लेकिन उनकी रूहें जख्मी हैं। टीवी पर NFFA का तर्जुमान नमूदार होता है और बड़े फख्र से ऐलान करता है कि स्टैन आइलैंड का तजुर्बा 100% कामयाब रहा। लोगों ने अपने अंदर के गुस्से को बाहर निकाला और अब अमेरिका एक महफूज मुल्क बनने की राह पर है। वो झूठ बोल रहे थे क्योंकि दुनिया ने सिर्फ वो देखा जो हुकूमत ने दिखाया, लेकिन नाया और डिमिट्री जानते थे कि ये कामयाबी नहीं बल्कि एक अजीम धोखा था।